पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर एनीमे की पॉपुलैरिटी लाइट की स्पीड से बढ़ी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। स्पेशली लॉकडाउन के बाद से, जहां पर लोग घर के अंदर बंद थे और बहुत सारे लोगों ने एनीमे को डिस्कवर किया और उनमें से कई सारे लोगों को ये जापानीज कार्टून इतने पसंद आए कि वो प्यार कर बैठे इनसे। और यही बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर कई सारे ब्रांड्स आए और एनीमे को और ज्यादा पुश करने लगे इंडियन ऑडियंस की तरफ, और ज्यादा इंडियन ऑडियंस एनीमे की बढ़ाने की कोशिश करने लगे ताकि वो पैसा कमा सके। ऑब्वियसली पिछले 2 साल से और ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे ब्रांड्स उन एनिमेज को इंडियन लैंग्वेजेस में डब करने की शुरुआत करते हैं, जो उतने अच्छे डब्स नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली मैं दूसरे लैंग्वेजेस के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सोनली हिंदी की बात करूं, हिंदी डबिंग की बात करूं, तो वो उतने अच्छे नहीं है। और हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं हिंदी डबिंग में, और इन डबिंग्स को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। और अगर तुम एक डब हेटर हो, एनिमे डब सुनकर ही तुम्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो तुम ना देखो, क्योंकि मैं भी एक सब वॉचर हूँ, मैं सब ही प्रिफर करता हूँ। लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कई लोग सब टाइटल्स के साथ एनिमे नहीं देख सकते, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट। और एज अ एनिमे फैन मैं चाहता हूं कि अगर वो डब भी देख रहे हैं तो एक अच्छा डब देखें, एक प्रॉपर डब देखें जो कि उस एनिमे की रियल एसेंस और रियल फीलिंग उन तक पहुंचा पाए। और ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए मैंने 3 अलग अलग एनिमेज लिए हैं जो 3 अलग अलग कंपनीज ने डब करवाए हैं, लेकिन उन तीनों में ही सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं और सिमिलर सॉल्यूशंस भी हैं। तो सबसे पहले जुजुत्सु काइसन, जिसे क्रंची रोल ने डब करवाया है, फिर नारुतो जिसे सोनी ये ने डब करवाया है, और आखिरी में माय हीरो एकेडमिया जिसे कार्टून नेटवर्क ने डब करवाया है। और इन तीनों की ही सेम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है, जो कि है डायरेक्शन की, साथ ही में राइटिंग की भी। देखो, एक डबिंग आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज कर सकता है जब वो डब कर रहा हो, और वो करता भी है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो एक राइटर बना कर देता है, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसे ट्रांसलेट करने के बाद या फिर अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करके या घटा के, बहुत सारी चीजें राइटर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि राइटर ने किस तरीके से स्क्रीन प्ले को अडेप्ट किया है, ट्रांसलेट किया है या फिर लिखा है अपने नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से। तो स्क्रीन प्ले में राइटर ने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कैसे किया है, उसकी पर्सनालिटी को किस तरीके से लिखा है नेटिव लैंग्वेज में, और अपने डबिंग आर्टिस्ट को क्या नरेट किया है, किस तरीके से उस कैरेक्टर को नरेट किया है, ये सारी चीजें राइटर पर ही डिपेंड करती हैं। और साथ ही में डिपेंड करती हैं कि डायरेक्टर को कितना पता है अपने उस प्रोडक्ट के बारे में, उस एनीमे के बारे में, उसके फील के बारे में, कि आखिर वो एनीमे कहना क्या चाहता है, किस बारे में है, उसके एनीमे के कैरेक्टर्स क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और मुझे ये तीनों ही एनीमे में ये सारी चीजें लैकिंग लगी, हर एपिसोड में नहीं या हर सीन में नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो एक डबिंग और कैरेक्टर में होनी चाहिए वो हमें बहुत ज्यादा लैक लगती है। मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि इन तीनों कंपनीज ने कौन से डबिंग स्टूडियो से ये सारे डबिंग्स करवाए हैं, या फिर इसके राइटर्स कौन है। मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें सही की जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि अभी इंडिया की डबिंग इंडस्ट्री एनीमे में बिल्कुल नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कैसे एनीमे को डब किया जाता है, या फिर वो उम्फ एक एनीमे के अंदर कितना जरूरी होता है, वो एनिमेटेड आवाजें, वो एनिमेटेड नॉइजेस कितने जरूरी होते हैं एक जापानीज एनीमे या जापानीज कार्टून, जो बोलना चाहो तुम, उसके अंदर। लेकिन हम जब तक इन प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल 90s में इंग्लिश डबिंग शुरू ही हुई थी एनीमे की, और वो इतनी वाहियात होती थी, इतनी घटिया होती थी कि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे कान से खून निकलने लग जाएगा। और उनको 10-15 साल लग गए ठीक ठाक इंग्लिश डबिंग करने की एनिमेस की। स्टार्टिंग में जो इंग्लिश डबिंग होती थी उससे हम स्टार्टिंग की हिंदी डबिंग को कंपेयर करें तो हिंदी डबिंग कई गुना अच्छी है, लेकिन कुछ खास नहीं। और इंडियन टेलीविजन की एक और प्रॉब्लम है सेंसरिंग की। लाइक मैं सीजन 1 देखा माय हीरो एकेडमिया का हिंदी डब, और कई सारे सीन्स काट दिए गए। लाइक
बिल्कुल काट दिए गए हैं, वो थोड़े वायलेंट सीन्स थे। सेक्सुअल सीन्स, जो सेक्सुअल जोक थे, उन्हें काट दिया, मुझे समझ में आता है, एक हद तक मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो फाइटिंग सीन्स हैं, जो वायलेंट सीन्स हैं, उन्हें काटने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ के उतने चूतिए हैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे डबिंग के साथ, या फिर मैं कहूँ कि साउंड डिजाइनिंग के साथ, ये लगी कि जो लिप सिंकिंग के चक्कर में तुम पूरे फ्लो को बिगाड़ देते हो। लिप सिंकिंग की ज्यादा फिक्र मत करो, लाइक खुद जापानीज एनिमेटर्स फिक्र नहीं करते लिप सिंक हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे पीछे जब आवाज जा रही है, आवाज आ रही है फिर भी मुंह बंद है, या फिर आवाज बंद हो चुकी है उसके बाद भी मुंह हिल रहा है, खुद जापानीज स्टूडियोज फिक्र नहीं करते उतने। तुम अपने फ्लोज को कंसिस्टेंट रखो, कोई फिक्र की बात नहीं है। और आखिरी चीज बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंपनीज डबिंग स्टूडियोज हायर कर रही हैं, उनके डायरेक्टर वगैरह को हायर कर रही हैं, उन्हें फोर्स करें या फिर उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जो सोर्स मटेरियल है उसे पहले ध्यान से पढ़ें, जितना आ चुका है उन सबको, और उस हिसाब से जो डबिंग आर्टिस्ट हैं और जो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस हिसाब से उतने अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को हायर करें। बस बस डब करना है, इस वजह से किसी भी नौसिखिए को मत ले लो, इतना कहना चाहूंगा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।